का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपके एग्ज़ाम में राष्ट्रीय आय से ज़रूर क्वेश्चन बनते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं नेशनल इनकम, जीडीपी, जीएनपी, पर कैपिटा इनकम मतलब सभी जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं सभी को कवर करूँगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम क्या होती है। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताता हूँ। तो किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का मौद्रिक मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है। याद रखिएगा, अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का मौद्रिक मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है। तो ये अंतिम वस्तुएं क्या होती हैं ये मैं आपको आगे उदाहरण से समझाऊंगा, पर अभी आप इतना ही समझ लीजिए। सरल शब्दों में आपको बताऊं तो किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के दौरान जितनी भी उसकी इनकम हो रही हो, आय हो रही हो, उसे राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो आगे इसका देखते हैं कि राष्ट्रीय आय में देश के समान निवासियों द्वारा चाहे घरेलू सीमा के अंदर या विदेशों में भी उत्पादन या सेवाएं प्रदान करें तो उसे भी शामिल किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको सरल शब्दों में समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि जो रिलायंस की कंपनी है वो भारत में जो उत्पादन कर रही है या सेवाएं प्रदान कर रही है उसे तो राष्ट्रीय आय में शामिल किया ही जाएगा, पर वही भारतीय कंपनी अगर विदेशों में भी उत्पादन या सेवाएं प्रदान करे तो उसे भी शामिल किया जाएगा। अगर रिलायंस की कंपनी भारत में मान लीजिए सेवाएं प्रदान कर रही है उसे भी नेशनल इनकम में काउंट किया जाएगा। अगर वो विदेशों में भी सेवाएं प्रदान कर रही है तो उसे भी नेशनल इनकम में काउंट किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो सेकंड पॉइंट है कि मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को शामिल नहीं किया जाता। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय आय में मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को शामिल नहीं किया जाता। तो ये जो मध्यवर्ती वस्तुएं और अंतिम वस्तुएं क्या होती हैं ये मैं अब आपको उदाहरण से समझाता हूँ। ये जो नीचे दो उदाहरण है इससे आपको क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए पहले उदाहरण में एक किसान ने अपने खेत में आलू की फसल उगाई। जब आलू तैयार हो गई तो वो उसे मंडी बेचने ले आया। आप गए मंडी में और आपने किसान से आलू खरीद ली और उसके बदले आपने उसको पेमेंट कर दी। अब आप आलू घर ले आए, आपने उस आलू को याद रखिए आगे कहीं बेचा नहीं बल्कि उसे घर ले आए और उसकी सब्जी बनाकर खा गए। तो इस समय ये आलू क्या हुई? तो ये आलू हुई अंतिम वस्तु, और जो आपने किसान को पेमेंट की है आलू के बदले में उसका जो मौद्रिक मूल्य है वो राष्ट्रीय आय में काउंट किया जाएगा। अब दूसरे उदाहरण से आपको ये और क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए दूसरी बार भी आपने आलू की फसल उगाई। अब इस बार आपने आलू को मंडी में ले जाकर नहीं बेचा, आपने क्या किया, उसे एक चिप्स बनाने वाली फैक्ट्री को दे दिया सारे आलू। तो चिप्स बनाने वाली फैक्ट्री ने के मालिक ने आपसे आलू खरीद लिए सारे और उसको अपनी फैक्ट्री में ले जाकर उसका चिप्स बनाई। उसने चिप्स बनाने के बाद उसे आगे मार्केट में भेज दिया। अब आप मार्केट में गए और दुकान में जाकर आपने 10 रुपये दिए। मान लीजिए चिप्स का कीमत 10 रुपये है, वहाँ पर 10 रुपये देकर आपने चिप्स खरीद लिए। तो इस समय इस केस में अंतिम वस्तु क्या होगी? तो ये चिप्स होंगे। और इस समय जो पहले केस में आलू अंतिम वस्तु थी, लेकिन सेकंड उदाहरण में ये मध्यवर्ती वस्तु बन जाएगी, क्योंकि आप ये आलू अब उसने आगे चिप्स की फैक्ट्री के मालिक को बेचे, उसने इसे कहा चिप्स बनाया। इस केस में ये जो आलू की कीमत है इसे राष्ट्रीय आय में काउंट नहीं किया जाएगा बल्कि चिप्स की कीमत को राष्ट्रीय आय में काउंट किया जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य को शामिल नहीं किया जाता बल्कि अंतिम वस्तुओं के मूल्य को शामिल किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि जब आपने 10 रुपये इस चिप्स की कीमत दी तो उसमें आलू की कीमत शामिल होगी कि नहीं होगी? होगी ना। इसीलिए ताकि इस आलू की कीमत को 2 बार काउंट ना हो जाए, इसीलिए अंतिम वस्तुओं की कीमत को ही शामिल किया जाता है। आशा करता हूँ आपको उदाहरण से समझ आ गया होगा कि अंतिम वस्तुएं कौन सी होती हैं और मध्यवर्ती वस्तुएं कौन सी होती हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सीएसओ यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी विभाग द्वारा की जाती है। तो जो भी राष्ट्रीय आय होती है इसकी गणना कौन करता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, केंद्रीय सांख्यिकी विभाग द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। और जो सीएसओ है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो मई 1951 में इसकी स्थापना हुई थी नई दिल्ली में, ये भी याद रखिएगा। और भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च पर आधारित होते हैं। शुरू में मैंने आपको बताया ना कि एक वर्ष के अंतर्गत जो इनकम होती है उसे राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो जो एक वर्ष लिया जाता है ये कब से कब होता है? तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि राष्ट्रीय आय की गणना के लिए केंद्रीय सांख्यिकी विभाग द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रों का आकलन किया जाता है। तो जो सीएसओ होती है, हमारे जो राष्ट्रीय आय होती है, इसका आकलन किस विभाग पे करती है? तो 3 क्षेत्रों का आकलन किया जाता है। कौन कौन से क्षेत्र हैं? प्राथमिक क्षेत्र, दूसरे द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। इंग्लिश में प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टेरिशरी सेक्टर। तो ये तीनों सेक्टर अब हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं प्राइमरी सेक्टर यानी कि प्राथमिक क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र में मुख्यतः कच्चे माल से संबंधित वस्तुओं को शामिल किया जाता है। मतलब कि जो कच्चे माल से संबंधित वस्तुएं हैं उनको शामिल किया जाता है। इसे एग्रीकल्चरल सेक्टर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो है कृषि से संबंधित सारी वस्तुओं का उत्पादन होता है। और एग्जाम्पल दूँ तो आपका कृषि, पशुपालन, खनन आदि ये प्राथमिक क्षेत्र के उदाहरण हैं। आगे मैं आपको उदाहरण से भी समझाऊंगा, पर अभी आप इसकी डेफिनेशन देख लीजिए।
तो उसके बाद देखते हैं सेकेंडरी सेक्टर यानी कि द्वितीय क्षेत्र। तो वह क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को अपनी गतिविधियों में कच्चे माल की तरह उपयोग करता है उसे द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। इसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहते हैं, मतलब जो भी उद्योग फैक्ट्रियाँ वगैरह आती हैं वो द्वितीय क्षेत्र में आती हैं। तो फैक्ट्री वगैरह में क्या होता है, जो प्राथमिक क्षेत्र का चीज़ें होती हैं, उत्पाद होता है, उसे ये अपने कच्चे माल के रूप में उपयोग करती हैं द्वितीय क्षेत्र वाले। जैसे प्राथमिक क्षेत्र में मान लीजिए आलू है, तो जो द्वितीय क्षेत्र वाले चिप्सों का मालिक है वो फैक्ट्री में उसका चिप्स बनाएगा ना, तो ये द्वितीय क्षेत्र में आएगा, और जो आलू है वो प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। उसके बाद हम देखते हैं तृतीय क्षेत्र यानी कि टर्शियरी सेक्टर। तो इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, मतलब जितनी भी सर्विसेज होती हैं, जो सेवाएं प्रदान की जाती हैं, वो सभी की सभी तृतीय क्षेत्र में आती हैं। जैसे कि यातायात, बीमा, स्वास्थ्य, डॉक्टर वगैरह में देते हैं ना सर्विस, शिक्षा होगी, टीचर वगैरह में पढ़ाते हैं, ये भी क्या है, एक प्रकार की सेवा है। ये सभी किस में आती हैं, तो ये तृतीय क्षेत्र में आती हैं। मैं अब आपको उदाहरण से और थोड़ा क्लियर करता हूँ। जैसे अब वही हम चिप्स वाली एग्जांपल ही लेते हैं। मान लीजिए किसान ने आलू उगाए, तो ये आलू एक एग्रीकल्चर से संबंधित है, तो ये प्राथमिक क्षेत्र में आएगी। उसके बाद उस आलू का चिप्स बनाने के लिए फैक्ट्री में ले जाया गया, तो फैक्ट्री वगैरह किस में आती हैं, तो ये द्वितीय क्षेत्र में आती हैं। अब जो आलू के चिप्स बनकर तैयार हो गई, तो मार्केट में कैसे जाएगी, किसी न किसी प्रकार के साधन से जाएगी, ट्रक वगैरह से जाएगी। तो ये जो ट्रक वगैरह है ये किस में आएंगे, ये जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं ना, तो ये तृतीय क्षेत्र में आएंगे। आशा करता हूँ आपको प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर ये तीनों क्लियर हो गए होंगे। उसके बाद मैं आपको कुछ आंकड़े बताता हूँ इससे रिलेटेड। तो ये जो प्राइमरी सेक्टर है इसका हमारी राष्ट्रीय आय में लगभग 19% योगदान है। तो जो हमारा राष्ट्रीय आय होती है प्राइमरी सेक्टर से कितनी होती है, लगभग 19%। और याद रखिएगा, जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय सबसे ज़्यादा जो हमारी राष्ट्रीय आय होती थी वो प्राइमरी सेक्टर से होती थी, क्योंकि भारत उस समय कृषि आधारित देश था। अभी भी भारत कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है, पर उस समय ज़्यादातर योगदान प्राथमिक क्षेत्र का ही होता था। पर आजकल इतना नहीं है, आजकल आप देख ही रहे हैं लगभग 19% है। ये आंकड़े बदलते रहते हैं, फिर भी आप समझिए 19% से लगभग 20% हमारा प्राइमरी सेक्टर का योगदान है। और जो सेकेंडरी सेक्टर है उसका योगदान कितना है, तो लगभग 26% का योगदान है। और जो तृतीय क्षेत्र यानी कि टर्शियरी सेक्टर है इसका योगदान कितना है, तो सबसे ज़्यादा 55%। अब हमारे एग्जाम में आंकड़े नहीं पूछे जाएंगे, वहाँ पर ये पूछा जाएगा कि बताइए किस क्षेत्र का सबसे ज़्यादा योगदान है, प्राथमिक क्षेत्र या द्वितीय क्षेत्र या तृतीय क्षेत्र। तो याद रखिएगा तृतीय क्षेत्र यानी कि टर्शियरी सेक्टर का सबसे ज़्यादा योगदान है। इसे सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। तो हमारे भारत में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय आय सर्विसेज के द्वारा होती है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको क्लियर। तो अब हमने तीनों सेक्टर पढ़ लिए, अब हम राष्ट्रीय आय की गणना देखते हैं कि आखिर राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए कौन कौन से मेथड हैं। तो इसके दो मेथड हैं, पहला चालू कीमतों पर यानी कि करंट प्राइस, और दूसरा है स्थिर कीमतों पर यानी कि फिक्स्ड प्राइस। तो इस दो मेथड के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है CSO के द्वारा। तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि यानी कि चालू कीमतों पर यानी कि करंट प्राइस क्या है। तो ये करंट प्राइस में क्या है कि जो भी राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, जो भी मार्केट में प्राइस चल रहा है उसके बिहार पे कर ली जाती है। मान लीजिए कि जो भी उत्पादन हो रहा है और उसमें उस समय जो उसका प्राइस चल रहा है, पेन का एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मान लीजिए पेन का प्रोडक्शन हो रहा है हमारे भारत के अंदर, ठीक है, तो उसका राष्ट्रीय आय में काउंट किया जाएगा। तो उस समय उसमें मार्केट में उसकी कितनी वैल्यू चल रही है पेन की, मान लीजिए 5 रुपये चल रही है। तो जो मार्केट में उसकी वैल्यू चल रही है ना, उसी बिहार पर उसकी गणना की जाएगी, राष्ट्रीय आय की गणना। और इसमें दूसरे में क्या है, फिक्स्ड प्राइस पे की जाती है। फिक्स्ड प्राइस में कौन सी चीज़ की जाती है, जैसे कुछ चीज़ें होती हैं ना उनकी कीमतें बहुत फ्लक्चुएट होती हैं। मान लीजिए उसकी कीमत आज 8 रुपये है, कल 10 हो जाएगी, परसों 12 हो जाएगी, फ्लक्चुएट हो रही है कीमत। तो उसे क्या किया जाता है, एक फिक्स प्राइस ले लिया जाता है, उसी पे उसकी गणना की जाती है। फिक्स प्राइस कौन सा लिया जाता है, तो उसके लिए एक आधार वर्ष होता है कि हम कौन से वर्ष का लेंगे। तो इस समय जो हमारा चल रहा है वो ये आधार वर्ष कौन सा चल रहा है, 2017-18। तो हमारी जो राष्ट्रीय आय की गणना होती है उसका जो आधार वर्ष लिया जा रहा है इस समय 2017-18 लिया जा रहा है। इसे रिवाइज किया गया है, इससे पहले ये था 11-12। हर 5 साल, लगभग 5 सालों में ये चेंज किया जाता है। तो इस समय जो आधार वर्ष चल रहा है ये भी पूछा गया है एग्जाम में कि जो राष्ट्रीय आय का आधार वर्ष कौन सा लिया गया है। तो याद रखिएगा 2017-18 चल रहा है इस समय आधार वर्ष। तो जो 2017-18 में उसकी कीमत होगी उसे हम ले लेंगे, क्योंकि इसकी कई चीज़ें होती हैं ना उनकी कीमत बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रही है। आज 10 रुपये है, फिर 12 रुपये है, और जो हमें राष्ट्रीय आय देखनी होती है ये पूरे साल के दौरान देखनी होती है। तो इसलिए हमने क्या किया कि एक आधार वर्ष ले लिया कि उस आधार वर्ष में जितनी उसकी कीमत होगी उसे हम मान लेंगे। ठीक है, आशा करता हूँ अब आपको चालू कीमत और स्थिर कीमत दोनों समझ आ गई होगी। तो उसके बाद हम देखते हैं कि प्रति व्यक्ति आय यानी कि पर कैपिटा इनकम क्या होती है। याद रखिएगा ये कैपिटल इनकम नहीं है, पर कैपिटा इनकम है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है जो सीधा डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि प्रति व्यक्ति आय का सूत्र क्या है, यानी कि फॉर्मूला क्या है। तो राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या, ये प्रति व्यक्ति आय का फॉर्मूला है। मतलब जितनी भी नेशनल इनकम है एक देश की और उस देश की कितनी जनसंख्या है उससे उसको डिवाइड कर दिया जाएगा, तो प्रति व्यक्ति आय निकल आएगी। इसको मैं अगर आपको और सरल शब्दों में बताऊं तो आप अपने घर की भी प्रति व्यक्ति आय निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपके पिताजी कमा रहे हैं घर में आपके अकेले, और उनकी इनकम 1 लाख रुपये सालाना है, और आपके घर में 5 सदस्य हैं। तो आपके पिताजी की टोटल इनकम कितनी है, 1 लाख रुपये, और आपके घर में जनसंख्या यानी कि कुल सदस्य कितने हैं, तो 5। तो इसको डिवाइड कर दीजिए तो 20,000 रुपये प्रति व्यक्ति आय आ जाएगी आपके घर की। उसी प्रकार पूरे देश की आय को
काउंट किया जाता है। तो जितनी भी राष्ट्रीय आय है और उस देश की जितनी भी जनसंख्या है उसको डिवाइड कर दिया जाएगा तो उस देश की प्रति व्यक्ति आय आ जाएगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि भारत के किस राज्य की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय है। ये एसएससी में पूछा गया था कि भारत की बताइए किस राज्य की सर्वाधिक पर कैपिटा इनकम सबसे ज़्यादा है। तो याद रखिएगा गोवा की पर कैपिटा इनकम सबसे ज़्यादा है भारत में। उसके बाद सबसे कम किसकी है, तो बिहार की पर कैपिटा इनकम सबसे कम है। ये मैंने आंकड़े लिए 2018-19 के, ये तो चेंज होते रहेंगे। ये आंकड़े क्यों लिए मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आप देखिए गोवा की पर कैपिटा इनकम 2018-19 में थी 4,30,081 रुपये और बिहार की वहीं पर 40,982, मतलब कि 50,000 भी नहीं थी। मैं आपको इसलिए आंकड़े लिए हैं कि आप डिफरेंस देख रहे हैं कितना है कि गोवा की 4,30,081 रुपये पर कैपिटा इनकम है और जो बिहार है वहाँ की 50,000 भी नहीं है, तो 40,982 रुपये है। तो बहुत गरीबी है बिहार में। तो हमारा सबसे ज़्यादा योगदान पर कैपिटा में किसका है, तो गोवा का है। और एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए सबसे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम कौन से राज्य की है, तो गोवा की है। और सबसे कम पूछ लें तो बिहार की है। अगर मान लीजिए आपसे ये पूछ लें कि बताइए सबसे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम किस भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश की है, जब राज्य पूछे वो तो गोवा है, अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछ लें तो वो दिल्ली आएगा। आपको ये भी याद रखिए, अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछ रहे हैं तो दिल्ली आएगा और राज्य पूछे तो गोवा और सबसे कम तो बिहार। तो उसके बाद ये कुछ फैक्ट हैं, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि दादा भाई नौरोजी ने वर्ष 1867 और 68 में भारत की प्रति व्यक्ति आय बताई थी 20 रुपये। तो सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने ही हमारे भारत की प्रति व्यक्ति आय बताई थी। एग्जाम में पूछा गया था कितने रुपये बताई थी, ये भी पूछा गया है। क्या देखिए 20 रुपये उन्होंने बताई थी, कब, तो 1867 और 68 में। और उसके बाद लॉर्ड कर्जन ने 1901 में प्रति व्यक्ति आय बताई कि 30 रुपये भारत की प्रति व्यक्ति आय है। लॉर्ड कर्जन कौन थे, तो मैंने आपको इतिहास की वीडियो में बताया था कि बंगाल का विभाजन किसने किया था, तो लॉर्ड कर्जन ने 1905 ईस्वी में किया था। तो 1901 में इन्होंने बताया कि 1901 में भारत की पर कैपिटा इनकम 30 रुपये थी और जबकि 1867-68 में 20 रुपये थी और 1901 में सिर्फ 10 रुपये ही बढ़ी, 30 रुपये हो गई। तो लॉर्ड कर्जन के बाद VKRV राव ने 1931-32 में पहली बार वैज्ञानिक तरीके से भारत की प्रति व्यक्ति आय का आकलन किया। याद रखिएगा कि VKRV राव ने पहली बार साइंटिफिक तरीके से ये बताया कि भारत की पर कैपिटा इनकम कितनी है, तो 62 रुपये प्रति व्यक्ति आई थी 1931-32 में। इसमें दो ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले किसने बताया था, तो दादा भाई नौरोजी ने। कितना बताया था, तो 20 रुपये। और साइंटिफिक तरीके से किसने बताया, तो VKRV राव ने बताया। कितने रुपये, 62 रुपये। तो ये तीनों आप याद रखिएगा। तो राष्ट्रीय आय के बाद अब हम देखते हैं जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे हिंदी में कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। तो बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा, आपको उदाहरण समझाऊंगा, इसके बाद आपको ये कभी भूलेगा नहीं। तो एक वर्ष में देश की घरेलू सीमा के अंदर, याद रखिएगा, देश की घरेलू सीमा के अंदर देश के निवासियों द्वारा या विदेशियों द्वारा किए जाने वाले उत्पादन या प्रदान की जाने वाली सेवाओं के अंतिम मूल्य को जीडीपी कहते हैं। तो याद रखिएगा कि देश के घरेलू सीमा के अंदर जो भी देश के निवासियों द्वारा उत्पादन हो रहा है या कोई विदेशी हैं वो भी हमारे घरेलू सीमा के अंदर कुछ प्रोडक्शन कर रहे हैं या सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, तो उसके मौद्रिक मूल्य को जीडीपी कहेंगे। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि घरेलू सीमा के अंदर। तो घरेलू सीमा क्या होती है, मान ये जो भारत की टेरिटरी है उसके अंदर जो भी चाहे विदेशी आके इसमें मतलब कोई भी प्रोडक्शन करें या सेवाएं प्रदान करें, या हमारे घरेलू जो नागरिक हैं वो भी इसमें प्रोडक्शन करें या सेवाएं प्रदान करें, तो उसे हम जीडीपी में इंक्लूड करेंगे। मान लीजिए कोई हमारा भारत का नागरिक है वो बाहर विदेश में जाके सेवाएं प्रदान कर रहा है, तो उसे जीडीपी में हम शामिल नहीं करेंगे, जबकि मैंने आपको राष्ट्रीय में बताया कि शामिल करेंगे। लेकिन हमारा चाहे जो भी हमारे मतलब कि घरेलू सीमा के अंदर हो रहा है, चाहे वो विदेशी हो या देसी हो, हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसे हम शामिल करेंगे। लेकिन अगर वो विदेशों में हो रहा है तो उसे हम शामिल नहीं करेंगे अपने जीडीपी में, इतना याद रखिएगा। तो घरेलू सीमा क्या होती है इसको भी मैं आपको बताता हूँ। तो घरेलू सीमा जैसे आपको पता है जो कि भूमि के साथ जुड़े हैं देश हैं, जैसे कि पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, इनकी तो हमें बाउंड्री पता है कि ये हम पाकिस्तान है, ये भारत है। लेकिन समुद्री सीमा भी होती है कि कहाँ तक का समुद्र है जो भारत के अंदर आएगा, मतलब यहाँ पर भी अगर कुछ होगा तो उसको जो है भारत की जीडीपी में काउंट किया जाएगा। तो समुद्री सीमा होती है 12 नॉटिकल माइल्स, याद रखिएगा 12 नॉटिकल माइल्स। जैसे जो भूमि होती है इसे हम किलोमीटर में मापते हैं ना, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, उसी प्रकार जो समुद्र की सीमा होती है इसे नॉटिकल माइल्स में मापते हैं, 12 नॉटिकल माइल्स। तो एक नॉटिकल माइल्स जो होती है 1852 मीटर की होती है, मतलब कि जो एक नॉटिकल माइल्स होती है समुद्री सीमा होती है ये लगभग 1.8 किलोमीटर के बराबर होती है। तो जो 12 नॉटिकल माइल्स है ये लगभग 22 किलोमीटर का क्षेत्र होता है। ये जो आप ये एरिया देख रहे हैं ये सब भारत के अंदर आएगा। यहाँ पर मान लीजिए कि हमारे जो मछुआरे हैं मछली पकड़ना जाएंगे, तो जो मछली है यहाँ से इतने एरिया में जो पकड़ी जाएगी उसे भी हम अपने जीडीपी में काउंट करेंगे। और इतने एरिया में अगर हम पेट्रोलियम निकाल रहे हैं, पेट्रोलियम वगैरह जो निकलता है समुद्र से भी निकलता है ना पेट्रोलियम वगैरह, वो भी हमारे जीडीपी में काउंट होगा अगर वो 12 नॉटिकल माइल्स के अंदर है। तो आपको घरेलू सीमा पता होनी चाहिए।
ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया ना कि घरेलू सीमा क्या है, कि समुद्री सीमा भी आपको पता लगी, बाकी जो हमारे बाउंड्री जो हमारी भूमि से जुड़े हुए देश हैं जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये तो बॉर्डर होता ही है कि इधर बांग्लादेश है, ये भारत है, ये तो क्लियर होता है। तो मैं अब आपको उदाहरण से समझाता हूँ कि आखिर हम जीडीपी निकालते कैसे हैं। तो बहुत ही आसानी तरीके से मैं आपको बताऊँगा। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये हमारे भारत का नक्शा है। मान लीजिए टाटा कंपनी है, टाटा भारतीय कंपनी है। मैं आपको ये जो अमाउंट देख रहे हैं बहुत छोटी सी अमाउंट बताइए, ऐसे बहुत सी कंपनियां होंगी जो हमारे भारत में प्रोडक्शन करेगी, पर मैं आपको अभी एक एक कंपनी बता रहा हूँ ताकि आपको आसानी रहे। मान लीजिए एक कंपनी हमारी भारत की कंपनी टाटा कंपनी, इन्होंने हमारे भारत में प्रोडक्शन की 100 करोड़ रुपये की। और वहीं पर एक सैमसंग की कंपनी है, ये विदेशी कंपनी है, पर ये हमारे भारत के अंदर ही आगे प्रोडक्शन कर रही है 50 करोड़ रुपये की। और एक भारतीय कंपनी है जो ऑस्ट्रेलिया में जाकर प्रोडक्शन कर रही है, एबीसी कंपनी, एक भारतीय कंपनी है जो वहाँ पर प्रोडक्शन कर रही है 80 करोड़ रुपये। तो इसमें बताइए जीडीपी में हमें किसे शामिल करेंगे। तो जैसा कि पहले मैंने शुरुआत में ही बताया कि जो हमारे भारत के घरेलू सीमा के अंदर करेंगे प्रोडक्शन, चाहे वो देशी कंपनी हो या भारत विदेशी कंपनी हो, उसे हम शामिल करेंगे। तो इसमें जीडीपी में हम किसे शामिल करेंगे, एक तो 100 करोड़ रुपये जो हमारे टाटा कंपनी भारत के अंदर प्रोडक्शन कर रही है, और सैमसंग कंपनी चाहे भले ही विदेशी कंपनी हो पर ये हमारे भारत की सीमा के अंदर कर रही है, तो इसे भी हम जीडीपी में शामिल करेंगे। तो 100 करोड़ और 50 करोड़, तो उस समय भारत की जीडीपी कितनी निकलेगी, 150 करोड़ रुपये। और जो ये एबीसी कंपनी है, भले ही भारत की कंपनी हो पर ये ऑस्ट्रेलिया में जाकर कर रही है, हमारे घरेलू सीमा के अंदर तो नहीं कर रही ना, तो इसे हम जीडीपी में शामिल नहीं करेंगे। तो आशा करता हूँ आपको जीडीपी समझ आई होगी। तो जीडीपी के बाद अब हम देखते हैं एनडीपी। एनडीपी की फुल फॉर्म है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे हिंदी में शुद्ध घरेलू उत्पाद कहते हैं। इससे पहले हमने क्या पढ़ा, जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो जिसे हम इंग्लिश में टोटल कहते हैं। टोटल को इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में ग्रोस कहा जाता है, ग्रोस यानी कि सकल, टोटल घरेलू उत्पाद। और उसके बाद हम पढ़ेंगे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इसे निकालने का एक फॉर्मूला होता है, यही एग्जाम में पूछा जाता है। तो एनडीपी को निकालना बहुत आसान है। अगर हमने एक बार जीडीपी निकाल ली ना, उसमें से बाद डेप्रिसिएशन को लेस कर दीजिए। डेप्रिसिएशन को हिंदी में मूल ह्रास कहते हैं। तो जब जीडीपी में से डेप्रिसिएशन को लेस कर दिया जाए तो उसे एनडीपी कहते हैं। तो डेप्रिसिएशन क्या होती है, इसको हिंदी में घिसावट कहते हैं। तो मैं उदाहरण से आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आपकी फैक्ट्री है और आप फैक्ट्री में एक मशीन खरीद कर लेकर आए, और उस मशीन की कीमत आप जब लेकर आए तो 1 लाख रुपये है। अब आप मशीन खरीद के ले आए, अब 4 साल आपने मशीन चलाई, अब 4 साल बाद अगर आप उसे मार्केट में बेचने जाएंगे तो मशीन की कीमत कितनी होगी, अब 1 लाख की नहीं बिकेगी ना। लगभग मान लीजिए आप उसने उस समय उससे 60,000 में बेचा 4 साल के बाद, तो 1 लाख की आपने खरीदी और उसको बेची मार्केट में कितने की, मान लीजिए 60,000 की बेच दी। तो ये जो इसके बीच में जो अंतर है ये क्या है, यही है डेप्रिसिएशन, 40,000, यानी कि घिसावट, डेप्रिसिएशन हो गई ना उसका। पहले वो 1 लाख की थी, उसके बाद डेप्रिशिएट मतलब उसके मूल्य में कमी हो गई। अब मार्केट में उसको 4 साल बाद बेचने जाएंगे तो कितने की बिक रही है, 60,000 की। तो ये 40,000 कहाँ गया, तो ये उसकी डेप्रिसिएशन। तो जब एनडीपी निकाला जाता है तो उसमें जीडीपी में से डेप्रिसिएशन को लेस कर दिया जाता है। आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा, बहुत ही आसान है। जीडीपी के बाद बस उसमें से डेप्रिसिएशन लेस कर दो। तो एनडीपी के बाद अब हम देखते हैं जीएनपी। तो जीएनपी की फुल फॉर्म होती है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तो इसमें क्या पढ़ना है हमने, सबसे पहले तो आप शब्द में अंतर समझिए। जीडीपी, जीडीपी में हमने देखा कि डोमेस्टिक, डोमेस्टिक मतलब घरेलू, तो उसमें जो हम घरेलू सीमा के अंदर हो रहा था वो प्रोडक्शन को देख रहे थे। अब इसमें क्या है, जीएनपी यानी कि नेशनल, नेशनल का मतलब कि राष्ट्रीय, तो इसमें हम राष्ट्र को इंपॉर्टेंस देंगे। उसमें हमने घरेलू सीमा को इंपॉर्टेंस दी और इसमें हम राष्ट्र को इंपॉर्टेंस देंगे। कैसे, मैं आपको उदाहरण में आगे समझाऊंगा। पहले इसकी आप डेफिनेशन देख लीजिए। तो केवल भारतीयों द्वारा देश अथवा विदेश में एक वर्ष में किए गए कुल उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को सकल राष्ट्रीय उत्पाद या जीएनपी कहते हैं। तो जीडीपी हमने क्या पढ़ा कि हमारी भारत की सीमा होनी चाहिए, उसमें शायद देशी हो या विदेशों से आकर भी प्रोडक्शन करे तो उसे हम जीडीपी में शामिल कर लेंगे। पर जीएनपी में ऐसा नहीं है, इसमें हम अपने भारतीयों को इंपॉर्टेंस देंगे। मैंने आपको बताया ना, जीडीपी में डोमेस्टिक था और इसमें क्या है, नेशनल यानी कि राष्ट्रीय। तो जो हमारे भारतीय हैं वो चाहे हमारे घरेलू सीमा के अंदर करें या विदेशों में भी जाकर वो प्रोडक्शन करें तो उसे हम शामिल करेंगे। लेकिन जो विदेशी कंपनियां हैं वो चाहे हमारे घरेलू सीमा के अंदर भी आकर क्यों प्रोडक्शन क्यों ना करें, उसे हम शामिल नहीं करेंगे। तो ये इसका एक फॉर्मूला पूछा जाता है, उसके बाद में आपको मैं सरल तरीके से बताऊंगा। पहले आप फॉर्मूला देख लीजिए जो होता है इसका। तो जीएनपी का फॉर्मूला होता है, जो हमने जीडीपी निकाली उसमें प्लस एक्स माइनस एम। तो एक्स क्या डिनोट करता है, जो भारतीयों द्वारा उत्पादित मूल्य है, और एम क्या डिनोट कर रहा है, जो विदेशियों द्वारा उत्पादित मूल्य है। और राष्ट्रीय उत्पाद में हम कौन सा लेंगे, तो जो भारतीय द्वारा है। तो जीडीपी है, हम इसमें भारतीयों द्वारा उत्पाद को ही लेंगे क्योंकि हमने नेशनल को प्रेफरेंस दी है। तो ये जो एग्जांपल है मैंने पिछले वाले ही उठाया कि हमारे भारत के टेरिटरी में टाटा कंपनी है वो 100 करोड़ का प्रोडक्शन कर रही है, और सैमसंग की विदेशी कंपनी है वो 50 करोड़ का प्रोडक्शन कर रही है, और एक भारतीय एबीसी कंपनी है जो ऑस्ट्रेलिया में 80 करोड़ का प्रोडक्शन कर रही है। तो इसमें क्या करेंगे, जो जीडीपी है हमने निकाली थी पीछे कितने, 150 करोड़ की निकाली थी, उसमें भारतीय वाली हम ऐड कर देंगे, एक्स ऐड करेंगे ना जो भारतीय द्वारा उत्पादित मूल्य है, और उसमें लेस क्या करेंगे एम, जो विदेशियों द्वारा उत्पादित मूल्य है। तो विदेशी द्वारा कौन है, सैमसंग कंपनी विदेशी कंपनी है, इसे हम लेस कर देंगे 50 रुपये। तो टोटल आ जाएगा 180 करोड़ रुपये।
अब आपको मैं सरल शब्दों में बताता हूँ, ये तो फॉर्मूला हो गया। इसमें राष्ट्रीय उत्पाद देखना है, बस हमने ये देखना है कि हमारी भारतीय कंपनी कौन सी है जो चाहे विदेशों में चाहे देश में हो। तो एक तो टाटा कंपनी है तो 100 करोड़ इसका ले लिया। सैमसंग कंपनी भारत की कंपनी है? नहीं है। भले ही भारत के अंदर ये प्रोडक्शन कर रही है पर भारतीय कंपनी है? नहीं है। एबीसी कंपनी है भारतीय कंपनी है? हाँ है, तो इसे भी जोड़ लीजिए। 180 करोड़ आ गया सीधा। यहाँ से भी 180 करोड़ आया और यहाँ से भी 180 करोड़ आया। उसमें हमने क्या किया कि पहले जीडीपी ले ली, फिर उसको घटाया, फिर इसको ऐड किया। वो आप छोड़िए, आपको बस इसमें ये देखना है कि जो भारतीय कंपनी है उसे सीधा ऐड कीजिए, सीधा जीएनपी निकल आएगा। जीडीपी में हमने क्या करना है, जो भारत के अंदर प्रोडक्शन कर रहे हैं उसे इंक्लूड करना है, ये भारत के अंदर, इससे जीडीपी में। और जीएनपी में क्या करना है, हमें इससे कुछ मतलब नहीं है कि कौन भारत के अंदर कर रहा है कौन भारत के बाहर। हमको मतलब किससे है कि वो भारतीय कंपनी है कि नहीं है। अगर वो भारतीय कंपनी है तो उसे हम ऐड कर लेंगे, अगर वो भारतीय कंपनी नहीं है तो जीएनपी में उसे हम ऐड नहीं करेंगे। आशा करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। तो हमने जीडीपी कवर किया, जीडीपी के बाद एनडीपी, एनडीपी में क्या था, उसका डेप्रिसिएशन लेस करना था जीडीपी में। और जीएनपी को कवर करने के बाद अब हम एनएनपी करते हैं। तो जैसा कि हमने जीडीपी के बाद एनडीपी में किया, उसी ठीक तरह इसमें भी क्या है, डेप्रिसिएशन को ही लेस करना है। पहले तो मैं बता देता हूँ आपको कि एनएनपी की फुल फॉर्म होती है नेट नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। और इसको कैसे निकाला जाएगा, तो एनएनपी, बस इसमें जीएनपी है जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, उसमें से हम डेप्रिसिएशन को लेस कर देंगे तो सीधा हमारा एनएनपी आ जाएगा। तो एक बार आपको मैं फिर से बता देता हूँ, जब जीडीपी में से डेप्रिसिएशन को लेस करेंगे तो एनडीपी आएगा। डीडी मतलब कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रोस में से जब भी डेप्रिसिएशन को लेस करेंगे तो नेट आएगा, याद रखिएगा। जब जीएनपी में से डेप्रिसिएशन को लेस करेंगे तो एनएनपी आएगा, यानी कि ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट में से जब डेप्रिसिएशन को लेस करेंगे तो नेट नेशनल प्रोडक्ट आएगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद।